प्रफुल्ल को 15 महीने की जेल के साथ जुर्माना लगाकर जज ने अपना फैसला सुना दिया था और केस को डिसमिस कर दिया था। पुलिस प्रफुल्ल को वहाँ से ले गई थी। क्रिया भी अर्चना और अजय के साथ घर लौट आई थी। केस जीतने की खुशी साफ दिख रही थी उसके चेहरे पर, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो सही थी। उसने प्रूव कर दिया था। हमने कर दिखाया पापा, कहकर वह महावीर जी के सीने से लग गई थी। मुझे पता था कि मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आप सब बैठे, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ, अर्चना धीरे से बोली और रसोई में चली गई। अजय, क्रिया और महावीर जी तीनों ही सोफे पर बैठ गए। क्रिया ने अपना सर महावीर जी के कंधे पर रखा हुआ था और महावीर जी उसके सर को हल्का हल्का थपका रहे थे। आज क्रिया को सच में काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। उसके साथ वाकई गलत हुआ था तो कैसे बर्दाश्त कर जाती, कैसे वह चुप रह जाती। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उसने और जीती भी थी। मन में सुकून भी था और पुष्प की तरफ से थोड़ा दुख भी कि उसने उसे समझा ही नहीं। अब आगे का क्या सोचा है क्रिया? अर्चना ने एक चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। देखते हैं, कहकर वह सीधी होकर बैठी और अर्चना के हाथ से चाय का कप पकड़ लिया। तो वापस जाओगी? इस बार अजय ने पूछा। कहाँ? अपने ससुराल। भाई, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने और समझने के लिए। अभी मैंने इस बारे में कोई पक्का फैसला नहीं लिया है। अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, अजय ने चाय की एक सिप लेते हुए कहा। और अगर मैं जाना ही ना चाहूँ तो? प्रिया ने फीका सा मुस्कुराकर कहा। जो भी तेरा फैसला हो, हम उसमें तेरे साथ हैं। अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है, अगर नहीं जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट ही करेंगे, अजय ने धीरे से कहा और ना चाहते हुए भी क्रिया की आंखें पनीली हो उठी। अर्चना और महावीर जी बस मुस्कुरा दिए। पुष्प बेटा, बेटा वो लड़की बहुत चालाक है, उसने जानबूझकर प्रफुल्ल को फंसाया है। अरे वह तो चाहती ही नहीं कि हम खुश रहें। हमने उसे घर से बाहर निकाला ना, तो इसलिए वह इस बात का हमसे बदला ले रही है, अपने परिवार के साथ मिलकर। देखा ना आज उसने क्या किया कोर्ट में, हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसने। तेरा छोटा भाई जेल में है आज सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से, कहते हुए वह सोफे पर बैठ गई थी। दोनों अभी घर ही लौटे थे। पुष्प को अब चिढ़ हो रही थी उनकी ऐसी बातें सुन, क्योंकि अब वह जान चुका था कि सच क्या था। अंदर ही अंदर वह काफ़ी दुखी था, क्योंकि उसका विश्वास जो टूटा था, जो वह अपनी बुआ पर और अपने छोटे भाई पर करता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों मिलकर उसके साथ ऐसा करेंगे। बचपन से लेकर अब तक वह अपनी बुआ को रब ही तो मान रहा था। उनकी कही बात मानो पत्थर की लकीर थी। वह कभी कुछ गलत कह नहीं सकती थी या फिर कुछ गलत कर ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने गलत किया। इतनी बड़ी साजिश रची सिर्फ और सिर्फ क्रिया को इस घर से निकालने के लिए और उसकी नज़रों में गिराने के लिए। छी, उन्होंने एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। वाकई शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसको आज कि उसने अपनी बुआ पर अंधा विश्वास किया, और दुख इस बात का कि उन्होंने उसके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। क्यों नहीं सुनी उसने क्रिया की? क्यों बुआ? हाँ, मुझे लगता है कि अब आपको भी फूफा जी के पास चले जाना चाहिए। क्या? बुरी तरह से चौंक गई थी माया जी। हाँ बुआ, मुझे लगता है कि अब आपको फूफा जी के पास ही चले जाना चाहिए, क्योंकि वही आपका ससुराल है। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। पर जो आपने क्रिया के साथ किया, उसके लिए मैं कभी आपको माफ़ नहीं कर सकता, और ना प्रफुल्ल को मैं माफ़ कर सकता हूँ। आज शाम की ट्रेन से ही चले जाइएगा, क्योंकि अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची है कि मैं आपके झूठ पर झूठ सुनता रहूं, कहकर पुष्प वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर माया जी को नहीं देखा था, जबकि वह हैरान परेशान उसी दिशा में देख रही थी जिस दिशा में पुष्प अभी गया था। यह सब क्रिया की वजह से हो रहा है। याद रखना क्रिया, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। सबका दिन आता है, एक दिन मेरा भी आएगा। उस दिन सारा अगला पिछला सब बराबर करूँगी, उन्होंने अपने दांत को पीसते हुए बेहद गुस्से में कहा। फिर क्या था, वही हुआ जैसा पुष्प ने माया जी को करने के लिए कहा था। शाम की ट्रेन से ही वह अपने ससुराल चली गई थी। मन ना होते हुए भी उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि वह जान गई थी कि अब पुष्प किसी बहकावे में नहीं आएगा। कुछ रोज़ और बीते थे। एक दिन पुष्प शाम को तैयार होकर क्रिया के घर आ गया। अर्चना और अजय भी अपनी अपनी जॉब से आ गए थे।
उस वक्त क्रिया पड़ोस में ही कहीं गई हुई थी। अर्चना ने पुष्प को चाय नाश्ता दिया और खुद अंदर चली गई थी। अजय और महावीर जी दोनों ही उसके पास बैठे हुए थे। चाय पियो, महावीर जी ने धीरे से कहा। पापा, दरअसल मुझे आपसे बात करनी है। पुष्प थोड़ा झिझकते हुए बोला। हाँ बेटा, कहो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वह दरअसल मैं यहाँ क्रिया को लेने आया हूँ। यकीन मानिए, वह खुश रहेगी मेरे साथ और अब मैं उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। पर प्लीज़ प्लीज़ पापा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ क्रिया को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। अब वही तो है मेरा सब कुछ, जो भी है। मेरा घर, मेरा परिवार, सब उसी से तो है। कहते हुए वह काफ़ी इमोशनल हो गया था। आंखें भी कुछ नम सी पड़ गई थी उसकी। उसने अजय और महावीर जी के सामने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा हुआ था और बस सर नीचे झुकाए उनसे मिन्नतें कर रहा था कि क्रिया को उसके साथ भेज दो, भेज दो। अर्चना रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। पुष्प की तरफ से उसका दिल पिघल गया था। उसने अपना फ़ोन उठाया जो फ्रिज पर रखा था और फ़ौरन क्रिया को मिला दिया। हेलो, हाँ भाभी, कहाँ है तू? बस गली पर ही हूँ, आ रही हूँ घर। जल्दी आजा, पुष्प आया हुआ है। क्यों? थोड़ा हैरान हुई। तू आजा ना, यहीं आकर पता चल जाएगा, कहकर अर्चना ने फ़ोन रख दिया और वापस दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ क्रिया का ही है, क्योंकि हम उसके बिहेव पर कुछ नहीं कह सकते इस टॉपिक पर। अजय ने बिना किसी भाव के कहा। जानता हूँ, पर क्या आप सब उसे मना नहीं सकते ताकि वह मुझे माफ़ कर वापस घर लौट आए? पुष्प ने रुंधे गले से कहा। तो महावीर जी ने उसके कंधे को थपथपाया और आराम से बोले। क्रिया आएगी तो बात करेंगे, बाकी अंतिम फैसला तो क्रिया का ही होगा। क्या बात करेंगे पापा? क्रिया हाल में आती हुई बोली। तीनों ने क्रिया की तरफ देखा जो हल्के गुस्से में नज़र आ रही थी। शायद ये गुस्सा पुष्प के लिए था। क्रिया बेटा, बैठकर बात करते हैं, महावीर जी ने धीरे से कहा। अच्छे से समझ रही हूँ आप सब लोगों के बैठकर बात करने का मतलब। पुष्प की ओर देखकर। कान खोलकर सुन लो पुष्प, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो खामोशी से यहाँ से चले जाओ, बड़ी ही सख्ती से कहा था। ये कैसी बातें कर रही हो क्रिया? मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं वाकई गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ हमारे घर। कहते हुए पुष्प उठकर क्रिया के पास आ गया था और उसका हाथ भी पकड़ लिया था। क्रिया मोकिंगली मुस्कुराते हुए बोली। ओह रियली? क्या वो वाकई हमारा घर है? थोड़ा रुककर गुस्से में। अगर वो हमारा घर होता ना पुष्प, तो तुम मुझे उस घर से यूँ ना निकालते। मुझे बहकाया गया था। बच्चे नहीं हो, 24 साल के हो, तो क्या तुम्हारे पास खुद के सोचने और समझने की शक्ति नहीं थी? क्रिया ने तैस में कहा। माफ़ कर दो क्रिया, जानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने उस वक्त तुम पर यकीन नहीं किया। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे और उसी गलती का प्रायश्चित करने आया हूँ। लगभग गिड़गिड़ाया। प्रायश्चित करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से और प्लीज़ वापस नहीं आना, कहकर वह मुड़ गई वहाँ से जाने के लिए, लेकिन पुष्प ने उसकी कलाई फ़ौरन पकड़ ली। सॉरी बोल रहा हूँ ना क्रिया, प्लीज़ यार, अब सारे गिले शिकवे ख़त्म करते हैं ना। सॉरी? जानते हो तुम्हारा सॉरी कैसे काम कर रहा है इस वक्त? आओ मेरे साथ, दिखाती हूँ। पुष्प का हाथ पकड़ा और उसे लेकर छत के ऊपर आ गई। उनके पीछे पीछे ही अजय, अर्चना और महावीर जी भी ऊपर आ गए थे। क्रिया ने वहीं रखे एक पौधे की पत्ती को पकड़ा और उसे डांटते हुए बोली। हे, तुम ना बहुत बुरी हो, तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है। अरे तुम ना बदकार हो। सभी कंफ्यूज होकर उसे देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिया क्या कह रही है। तुम इस पौधे पर रहने लायक ही नहीं हो, कहकर उसने धीरे से उस पत्ती को उस पौधे से तोड़ दिया और नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ सेकंड उसे देखा और फिर नीचे झुककर उस पत्ती को वापस उठा लिया और उसे प्यार से साफ करती हुई बोली। माफ़ कर दो यार, तुम तो अच्छी थी, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें तोड़ दिया। सॉरी, जाओ वापस पौधे पर चली जाओ। पुष्प की ओर देखकर। देखा, क्या ये वापस चिपक जाएगी अपनी पहले वाली जगह पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पौधे से अलग होते ही मर चुकी है और अब ये पहले जैसी नहीं हो सकती है। मैंने सॉरी बोला, लेकिन क्या यह जुड़ी? नहीं, बस इसी तरह मैं हूँ। बदकार कहकर जो तुमने मुझे घर से निकाला ना पुष्प,
बस उसी दिन तो मैं मर गई थी तुम्हारे लिए। क्रिया का गला रुन चुका था। आगे अब शायद उससे बोला ना जाए, पर उसने अपनी बात को उसको समझा दी थी और वह भी काफ़ी अच्छे से समझ गया था। लेकिन उसका दिल उसके स्वार्थ का क्या? नहीं, वो नहीं छोड़ सकता था क्रिया को। कैसे जिएगा, कैसे रहेगा उस घर में अकेला, वो भी क्रिया के बगैर? महावीर जी ने धीरे से क्रिया के सर पर हाथ रखा। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अकेले में बात करने की ज़रूरत है। चलो अजय, अर्चना, कहकर वह नीचे चले गए। अजय और अर्चना भी उनके पीछे ही चले गए। अब वहाँ सिर्फ पुष्प और क्रिया ही थे। पुष्प ने पनीली आंखों से क्रिया की तरफ देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, तो क्रिया ने रोते हुए उसका हाथ झटक दिया और वहाँ से जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। लेकिन पुष्प ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे पता है कि तुम तकलीफ़ में हो, तो क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? चलो मेरे साथ। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। क्रिया ने पुष्प को धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। पुष्प तो वहीं जड़ हो चुका था। आंखें बड़ी बड़ी हुई, हैरानी से शायद। सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने जल्दी से अपना सरनामे हिलाया। कई गर्म आंसू उसके गाल पर लुढ़क चुके थे, जिनकी शायद उसे कोई परवाह ना थी। हाँ, क्रिया ने अपने आंसू साफ कर दृढ़ता से कहा। फिर थोड़ा आगे आई। तुमने कहा था कि मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में तुम जैसी बदकार और बदचलन लड़की की कोई जगह नहीं है। क्रिया, चली जाओ यहाँ से। उस दिन तुमने अपनी बीवी को मार दिया था। मार दिया था उस क्रिया को जिसने तुमसे प्यार किया था, जिसने तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे थे। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से गई भी न पुष्प, तो सिर्फ एक जिंदा लाश ही जाएगी। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कहकर क्रिया ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए थे। पुष्प बस नम आँखों से उसे देख रहा था। बेहद अफसोस हो रहा था, पर अब उसका भी कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि क्रिया अपना फैसला ले चुकी थी। पुष्प के चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बधाई हो, बेटा हुआ है। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। शाम तक उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो आप बच्चे और माँ को लेकर घर जा सकते हैं, कहकर नर्स ने एक छोटे से बच्चे को क्रिया की गोद में दे दिया और वहाँ से चली गई। अजय और महावीर जी दोनों ही उसके पास खड़े उस छोटे से बच्चे को देख रहे थे। क्रिया की आंखें खुशी से भर आईं। उसने प्यार से उस बच्चे के माथे को चूमा। देखो तो, मुझसे भी छोटा कोई आ गया है इस घर में। ये कितना छोटा है ना क्रिया? अजय ने धीरे से अपने बेटे को अपनी गोद में लिया। हाँ भाई, अच्छा, अब आप दोनों घर जाइए। शाम को डिस्चार्ज करवा कर ले आऊँगा, अजय ने क्रिया और महावीर जी की तरफ देखकर कहा। अजय कह तो ठीक ही रहा था, क्योंकि यहाँ उनका कोई काम भी तो नहीं था। ठीक है, फिर हम दोनों जाते हैं। अगर कोई बात हो तो फ़ोन कर लेना। महावीर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अजय मुस्कुरा दिया। फिक्र न कीजिए आप। क्रिया और महावीर जी घर आ गए। क्रिया घर के कामों में लग गई और महावीर जी खामोशी से सोफे पर बैठ गए। थोड़ा बहुत काम खत्म कर क्रिया अपने और महावीर जी के लिए चाय बनाकर ले आई और उनके पास ही बैठ गई। चाय पीजिए पापा। थैंक यू बेटा। हाँ, क्रिया मुस्कुरा दी। वो पम्मी आंटी है ना क्रिया? महावीर जी बात शुरू करने के इरादे से बोले। हाँ, जो रिश्ते करवाती हैं। हाँ हाँ, वही। एक रिश्ता भेजा है। लड़का अच्छा है और घर बार भी बढ़िया है। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊँ। पापा, मैंने कहा ना कि अभी मुझे कुछ समय चाहिए, क्रिया नाराज़गी से बोली। तुझे और पुष्प को अलग हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। इतना काफ़ी नहीं है क्या जो तुझे और समय चाहिए? उनकी बात सुनकर क्रिया बस खामोश रह गई। वाकई उसे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय बीत गया था। वह फीका सा मुस्कुरा दी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वो करिए, कहकर वह उठी और अपने कमरे में चली गई। महावीर जी ने खुशी खुशी उसी समय पम्मी जी को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। पम्मी जी ने क्रिया की फ़ोटो मांगी और कहा शाम तक जवाब मिल जाएगा। फिर फ़ोन काट दिया। अग्रवाल मिला। इस वक्त माहौल कुछ गर्म सा हो चुका था। गर्मी कुछ बरसी गई थी शायद। यह गर्मी सुभद्रा जी के गुस्से की वजह से थी। कीर्तन सोफे पर खामोश बैठा हुआ था और उसके सामने ही सुभद्रा जी गुस्से में बैठी हुई उसे ही घूर रही थी। तुम 10वें रिश्ते को रिजेक्ट करके आए हो कीर्तन। जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि उन सबको मेरी बेटी के बारे में जानने से ज़्यादा मेरे बारे में जानने की ज़्यादा ही रुचि थी। मुझे वो ठीक नहीं लगी, इसीलिए रिजेक्ट कर दी, कीर्तन ने सपाट अंदाज में कहा। यह सिर्फ बहाना है कीर्तन,
मुझे तो लगता है कि तुमने सिर्फ यूं ही हाँ करी थी, जबकि हर रिश्ते को तुम मना कर देते हो। कहीं ना कहीं आज भी तुम्हारे मन में यह है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, वरना 10 लड़कियों में से तुम्हें एक भी पसंद ना आए। मैं नहीं मान सकती। सुभद्रा जी ने अपना सर नामे हिला दिया। आप मानो या ना मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी बेटी की फ़िक्र है। अगर बेटी की फ़िक्र होती ना तो अब तक तुम शादी कर चुके होते। मैं तो किसी से यूं ही शादी नहीं कर सकता, मुझे भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? हाँ, ये देखना पड़ता है कि अगर शादी हुई तो क्या वह मेरी बेटी को अपना पाएगी, उसे एक माँ का प्यार दे पाएगी? क्योंकि यह शादी मैं सिर्फ अपने लिए कम बल्कि अपनी बेटी के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं माँ। तो तुम मुझे बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? क्योंकि मैं तो थक गई हूँ कि एक से बढ़कर एक रिश्ता आता है और हर रिश्ते को तुम मना कर देते हो। करनी है अगर ढंग की लड़की मिले तो। कैसी क्वालिटी चाहिए? हाँ, झरना जैसी? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम उन सभी लड़कियों में झरना की झलक देखना चाहते हो और तुम्हें वो झलक दिखती नहीं, इसलिए तुम मना करके आ जाते हो। सुभद्रा जी ने जैसे ही ये कहा तो कीर्तन के चेहरे के भाव कुछ कठोर हो गए। आपको जो करना है करो, और अब ये लड़की ढूंढने का जिम्मा भी मैं आपको ही देता हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, मुझे बता देना, आ जाऊँगा शादी करने। आपका जो मन करता है करो, पर अब इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। कीर्तन गुस्से में उठा और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चला गया। सुभद्रा जी ने अपना सर पकड़ लिया। शाम तक अर्चना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, तो अजय उसे अपने साथ घर ले आया था, जहाँ क्रिया ने उस नए नन्हे मुन्ने से मेहमान का बहुत ही खुशी से स्वागत किया था। क्रिया तो उनमें बिजी हो गई थी। वहीं अजय और महावीर जी हॉल में बैठ गए। पम्मी जी ने क्रिया के लिए रिश्ता भेजा था, मैंने हाँ कर दी। थोड़ी देर पहले उन्होंने जवाब दिया है कि लड़के वाले पहले मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिल लेंगे। कल बोल रहे हैं? कल? हाँ ठीक है, आने को बोल दीजिए, कल कर लेंगे मैनेज। वैसे क्रिया क्या कह रही है पापा? अजय ने सवाल किया। तो महावीर जी ने जवाब में इतना ही कहा, उसने कहा है कि जैसा हम चाहते हैं। अजय ने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। बहन जी, ये है क्रिया, हमारी बेटी। क्रिया ने जैसे ही घर आए मेहमानों को चाय दी तो महावीर जी मुस्कुराकर बोले, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। लड़के की माँ भी मुस्कुरा दी। क्रिया बेटा, मेरे पास आकर बैठो, लड़के की माँ ने कहा। तो क्रिया ने महावीर जी की ओर देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। क्रिया खामोशी से लड़के की माँ के पास बैठ गई। लड़का यानी साहिल, जो कि अपने पापा के पास दूसरे सोफे पर बैठा था, उसकी तो नज़रें क्रिया से नहीं हट रही थी। और गेंजा का सिंपल सा क्रीम कलर का सूट, उसके साथ रेड कलर का फ्लावर प्रिंट का दुपट्टा, बालों को गूंथ कर चोटी में बांधा हुआ था। मेकअप के नाम पर आंखों में हल्की काजल और होंठों पर ब्राउन शेड की लिपस्टिक, जो उसके चेहरे को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही थी। बेटा, पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, 12th के बाद बीए की है। अरे वाह, थोड़ा रुक कर, आगे क्यों नहीं पढ़ी? बस मन नहीं किया। क्रिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों मन नहीं किया? लड़के की माँ ने पूछा। तो क्रिया एकदम खामोशी हो गई कि अब उन्हें क्या जवाब देती, क्योंकि बीए के तुरंत बाद ही उसकी शादी पुष्प से हो गई थी और उसके बाद केस वगैरह, और फिर उसका और पुष्प का डिवोर्स। डिप्रेस सी हो गई थी, तो आगे पढ़ने के बारे में क्या ही सोचती। कोई ख़ास वजह नहीं है, बस यूं ही, सिर झुकाकर हौले से बोली। ओह, साहिल की माँ महावीर जी की ओर देखकर, भाई साहब, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्यों ना बच्चे आपस में बात कर लें, क्योंकि आगे की ज़िंदगी इन्होंने साथ बितानी है। इनके दिल मिलने ज़रूरी हैं। जी जी कहकर उन्होंने क्रिया की तरफ देखा। क्रिया बेटा। जी पापा। क्रिया उठी और साहिल के आने का इशारा किया तो वह मुस्कुराकर उसके साथ अंदर चला गया। क्रिया उसे अपने कमरे में ले आई और बेड पर बैठने का इशारा किया। अरे आप भी बैठिए ना क्रिया जी। जी। क्रिया भी थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। साहिल ने कुछ सवाल किया जिनका जवाब क्रिया ने सही से दिया। साहिल तो उसकी बात करने का तरीका बड़ा पसंद आया था। फिर जब वापस बाहर जाने का टाइम आया तो क्रिया ने उसे रोक लिया। साहिल उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। आपको कुछ और भी कहना है क्रिया जी? जी। क्रिया ने अपनी गर्दन हिलाई। अब वहाँ का माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था,
किरिया ने उसकी तरफ देखा और सीधे ही बोल बैठी, शायद आपको एक बात बताई नहीं गई है जो कम से कम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होती है बल्कि सच से होती है। तो मैं आपको मेरी ज़िंदगी का एक सच जिससे आप अनजान हैं वो बताना चाहती हूँ। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली आई एम ए डिवोर्सी। व्हाट? बुरी तरह चौंकते हुए साहिल के मुंह से सहसा ही निकला। जी, मेरी शादी हो चुकी थी और शादी के 1 महीने बाद ही मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग रहने लगे। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। लगभग 1 साल हो चुका है उन बातों को। मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी था कि मैं आपको सारी सच्चाई बताऊं। अब आपका जो भी फैसला होगा वह मंजूर होगा, कहकर क्रिया फीका सा मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। वहीं साहिल के चेहरे पर अभी भी हैरानी वाले भाव ही थे। कुछ देर बाद साहिल और उसकी फैमिली वहाँ से चली गई। पम्मी आंटी जो कि उनके साथ ही आई थीं वो भी चली गई थीं। उनके जाते ही क्रिया ने कपड़े बदलकर घर समेटना शुरू कर दिया था। उन्होंने कल तक जवाब देने को कहा था। महावीर जी तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि लड़के वाले रिश्ते के लिए हाँ ही कर दें, ताकि उनकी क्रिया की तरफ से फिक्र ख़त्म हो जाए और क्रिया का भी घर बस जाए। रात का खाना बनाकर क्रिया अर्चना के पास उसके कमरे में आ गई। तुम खुश तो हो ना क्रिया? जी, पर चेहरे से तो नहीं लग रहा। अब मैं आप सबको और तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने फ़ैसला ले लिया है कि मैं शादी करूँगी। अब चाहे उसमें मेरी खुशी हो या ना हो, कम से कम आप लोगों की फ़िक्र तो कम होगी। क्रिया फीका सा मुस्कुराकर बोली। ऐसा क्यों कह रही है क्रिया? अगर तेरी खुशी नहीं होगी तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे तेरे साथ। हमारे लिए तेरी खुशी सबसे बढ़कर है। अर्चना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा तो ना चाहते हुए भी क्रिया की आंखें भर आईं। पता नहीं क्या है किस्मत में, खुश रहना चाहती हूँ पर शायद ऊपर वाला मेरी लाइफ में खुशियाँ लिखना ही भूल गया है। क्रिया अर्चना से लिपटकर रोते हुए बोली, अरे पगली, ऐसा क्यों कह रही है? ऊपर वाले ने तेरी किस्मत बेहतर से बेहतरीन ही लिखी होगी, तभी तो देखो कितना अच्छा परिवार मिला है तुझे। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि हर परिस्थिति में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, वरना सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है। अर्चना ने उसके सर को सहलाया। क्रिया कुछ नहीं बोली, बस सिसकती रही। जब उसे बेहतर महसूस हुआ तो वह काम का बोलकर वहाँ से चली गई। हे भगवान, क्रिया की लाइफ ठीक कर दो ना प्लीज़। अर्चना ने नम आँखों से अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और ऊपर की तरफ देखती हुई बोली। उन्होंने मना कर दिया है इस रिश्ते के लिए। पम्मी जी ने अगली सुबह फ़ोन करके महावीर जी से कहा तो महावीर जी के चेहरे पर चिंता के भाव आए। पर क्यों? उन्होंने तो कहा था कि उन्हें क्रिया पसंद आई है, तो अब मना क्यों कर दिया? महावीर जी परेशान से बोले। क्रिया ने बता दिया कि उसका तलाक हो गया था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, यह बोलकर कि हमारा बेटा तो अभी कुंवारा है तो उसके लिए हमें एक कुंवारी लड़की ही चाहिए, तलाकशुदा नहीं। पम्मी जी ने वही कहा जो लड़के की माँ ने कहा था। जी ठीक है, अगर कोई और रिश्ता मिले तो ज़रूर बताना। और आप एक काम कीजिए, आप जब रिश्ते की बात करें तो बता दीजिएगा कि क्रिया तलाकशुदा है। ठीक है, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। महावीर जी ने उदास मन के साथ फ़ोन काटा और बंद करके साइड में रख दिया। उनका मन थोड़ा आसान सा हो गया था। रह रहकर उन्हें क्रिया की फ़िक्र सता रही थी। न जाने क्या होगा मेरी बच्ची का। वहीं क्रिया जो उनसे लंच में क्या बनेगा पूछने आई थी, वो सारी बातें सुन चुकी थी। उसका भी मन उदास हो गया था, पर उसके उदास होने का कारण महावीर जी की उसके लिए फ़िक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फ़िक्र में महावीर जी अपनी तबीयत बिगाड़ लें। वो तो पहले ही दिल के मरीज़ थे। वो वहीं से ही वापस लौट गई। दोपहर का वक्त अग्रवाल विला, जहाँ पम्मी जी सुभद्रा जी को एक से बढ़कर एक लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखा रही थीं। सभी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थीं। सुभद्रा जी तो इस वक्त खुद को गन्ने के खेत में महसूस कर रही थीं कि जिस लड़की का फ़ोटो देख रही थीं उन्हें वही पसंद आ रही थी। किसे चुने किसे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे पम्मी जी, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर डाला है। सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक हैं, पर वही बात है कि कोई एक ही बनकर आएगी मेरे कीर्तन की बीवी। सो तो है सुभद्रा जी, ये तो आपको चुनना है कि कौन खुशनसीब है वो लड़की जो आपकी बहू बनकर आएगी। थोड़ा मस्का लगाया। अरे पम्मी जी, आप भी ना। वह थोड़ा सा हंसी कि तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो पर रुक सी गई। ये फ़ोटो दिखाइए।
ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। तो क्या हुआ, फ़ोटो नहीं देख सकती क्या मैं? कहकर सुभद्रा जी ने पम्मी जी के हाथ से फ़ोटो ले ली। उस फ़ोटो में मौजूद लड़की का चेहरा उन्हें किसी की याद दिला गया था। चेहरे में अलग सा नूर झलक रहा था। गहरी काली आंखें, पतले होंठ, गोरा रंग। जैसी लड़की वो ढूंढ रही थी, बिल्कुल वैसी ही लड़की थी वो। इतनी सुंदर लड़की का रिश्ता मेरे कीर्तन से करवा देना। थोड़ा रुक कर, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्रिया है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। उम्र भी कुछ यही 23 साल की है। पर एक अफसोस की बात है कि यह जो पम्मी जी अंदर रख रही थी तलाकशुदा है। पम्मी जी ने जैसे ही तलाकशुदा कहा, सुभद्रा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हुईं। इतनी कम उम्र में ही तलाक? जैसी शादी हुई थी वो भी कोई शादी थी भला? 1 महीने के बाद ही ससुराल छोड़ आई थी, कहकर पम्मी जी ने सारी बात बता दी। जिसे सुनकर सुभद्रा जी काफ़ी दुखी भी हुई और क्रिया का साहस देखकर उस पर गर्व भी महसूस हुआ। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है ये। मुझे लगता है कि हर लड़की को इस जैसा ही होना चाहिए। अपने सामने मौजूद सभी फ़ोटोज़ को साइड करके उन्होंने क्रिया का फ़ोटो सामने टेबल पर रखा। अगर हो सके तो इसी लड़की से बात चलाओ, कीर्तन के रिश्ते की। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये तलाकशुदा है? इसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत इसके साथ हुआ है। अब इसमें इसकी क्या गलती? मुझे लगता है कि यह मेरे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगी, उम्मी को भी संभाल लेगी। सुभद्रा जी मुस्कुराकर बोली। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ, पम्मी जी ने कहा और सभी लड़कियों के फ़ोटोज़ को समेटकर वापस अपने बैग में डाल लिया। यह फ़ोटो यहीं छोड़ जाना, मैं कीर्तन को दिखाऊंगी। ठीक है, बाकी बातें फ़ोन पर बता देना। जी ज़रूर। पम्मी जी वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद सुभद्रा जी ने उस फ़ोटो की अपने फ़ोन में एक फ़ोटो खींची और कीर्तन के पास भेज दी। झरना की परछाई चाहते थे ना तुम, तो देखो बिल्कुल झरना जैसी ही लगती है ये। सुभद्रा जी क्रिया की फ़ोटो को गौर से देखती हुई मन ही मन बोली और फिर मुस्कुरा उठी। शाम को ही पम्मी जी क्रिया के घर आ गई थीं। दरअसल वह आना तो कल ही चाहती थीं, पर सुभद्रा जी ने उन्हें 3-4 बार फ़ोन कर डाला था, इसलिए उन्हें शाम को ही आना पड़ा। सुभद्रा जी तो जल्द से जल्द कीर्तन की शादी करवाना चाहती थी, इसलिए उन्हें तो काफ़ी जल्दी थी। क्रिया का फ़ोटो दिखाया था मैंने, उन्हें काफ़ी पसंद आई। लड़के की माँ चाहती हैं कि जल्द से जल्द रिश्ते की बात आगे बढ़े। पम्मी जी ने कीर्तन का फ़ोटो निकालकर महावीर जी को दिखाया। आपने बताया ना कि क्रिया, उन्होंने अपनी बात को आधे में ही छोड़ दिया था। वहीं पम्मी जी उनकी बात तुरंत समझ गई थी, फिर बोलीं, जी जी मैंने बताया था, पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे लड़का क्या करता है? खुद का बिजनेस है, वो संभालता है। घर में कौन कौन है? माँ, पापा, एक बहन है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है और एक 4 साल की बेटी है। 4 साल की बेटी? हाँ, 4 साल की बेटी है लड़के की। पहली बीवी 3 साल पहले ही चल बसी थी। यकीन मानिए, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसे। घर बार सब तगड़ा ही है, काफ़ी पैसे वाले हैं। लड़के का नाम कीर्तन है। उम्र यही कुछ 28 के आसपास ही है, और वैसे भी इतना तो चलता है उम्र का फासला। फिर क्या था, पम्मी जी ने भी तारीफ़ों के लंबे लंबे पुल बांध दिए थे। शायद पूर्वजों तक का बता दिया था उन्होंने। मैं घर पर बात करके फिर आपको जवाब दूंगा। आखिर में महावीर जी ने इतना ही कहा था और बात को वहीं ख़त्म कर दिया था। कुछ देर बाद पम्मी जी वहाँ से अपने घर चली गईं। रात के खाने के बाद महावीर जी ने अजय को क्रिया के लिए आए रिश्ते के बारे में बताया, जिसे सुनकर अजय ने इनकार कर दिया। लड़के की 4 साल की बेटी है पापा। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हमारी क्रिया के लिए सही है, और ऊपर से दोनों की उम्र में भी 5 साल का फ़र्क है। 5 साल का फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है। तेरी मम्मी और मेरी उम्र में पूरे 8 साल का फ़र्क था। पर पापा, उसकी एक 4 साल की बेटी है। हाँ, बस मैं भी यहीं आकर रुक गया। मना कर देते हैं ना पापा। और वैसे भी हमारी क्रिया के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। एक से बढ़कर एक लड़का मिल जाएगा, अजय ने कहा। मिल तो जाएगा, पर फिर जब उन्हें पता चलता है ना कि क्रिया तलाकशुदा है, तो फ़ौरन इनकार भी कर देते हैं। पम्मी जी ने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्रिया के तलाकशुदा होने से। उन्हें बस क्रिया चाहिए, वो भी सिर्फ 2 जोड़ों में। महावीर जी की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया। वहीं क्रिया, जो किचन के दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन चुकी थी, वह बाहर आई और महावीर जी के पास बैठती हुई बोली, कोई बात नहीं, आप हाँ कर दीजिए। पर क्रिया उसकी 4 साल की बेटी है, अजय ने कहा।
जब मेरे उन्हें तलाकशुदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए, सपाट अंदाज में बोली। कि अजय कुछ बोल ही नहीं पाया। महावीर जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीरे से क्रिया के सर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियों से नवाजे। मेरी खुशी तो इसमें ही है कि आप सब हमेशा खुश रहें। क्रिया थोड़ा इमोशनल होती हुई बोली और फिर महावीर जी से लिपट गई। उधर अग्रवाल विला में कीर्तन अपने कमरे की खिड़की पर बैठा उस स्याह आसमान में देख रहा था जहाँ छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। चांद बादलों के साथ लुक्का छुपी खेल रहा था। हल्की हवाएं चल रही थीं जिससे टेबल पर रखा फ़ोटो हिल रहा था, पर उस पर रखा पेपर वेट उसे गिरने नहीं दे रहा था। कमरे में हल्की डिम लाइट थी। बेड पर उम्मीद आराम से सो रही थी। उसने एक बार मुड़कर टेबल पर रखे फ़ोटो को देखा और फिर वापस उस स्याह आसमान में देखता हुआ मुस्कुराकर बोला, माँ ने आज एक और लड़की को मेरे लिए चुना है। अब की बार उनका इरादा पक्का लग रहा है। क्रिया नाम है। माँ कह रही थी कि वह तुम जैसी दिखती है। मुझे लगता है कि हल्की हल्की दिखती है, ज़्यादा नहीं। उनके सामने तो हाँ कर ही दी है, बाकी लड़की तो ठीक ही लगी मुझे। हाँ माना कि तुम जितनी सुंदर नहीं है, पर उम्मीद को तो एक माँ मिल जाएगी ना। सोच लिया है मैंने भी कि अब की बार ज़्यादा नानुकर नहीं करूँगा। वैसे भी आजकल तुम्हारी सासू माँ का बीपी कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है कि अब की बार जो मना किया वो कहीं घर से बाहर का रास्ता ना दिखा दें। कहते हुए वह सहसा ही हंस पड़ा था। बट स्टिल आई लव यू झरना एंड आई मिस यू सो मच। आंखें भर आईं। वो आसमान में मौजूद उस ज़्यादा चमकने वाले तारे से बात कर रहा था। सोने का टाइम हुआ तो खिड़की बंद करके बेड पर आ गया और लेट गया था। सोने से पहले उसने उम्मीद के माथे को प्यार से चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज का दिन अच्छा गया भगवान, कल का दिन बेहतर बनाना। सीलिंग की तरफ देखकर वह मन ही मन बोला और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन महावीर जी ने जवाब में पम्मी जी से रिश्ते के लिए हाँ कही तो पम्मी जी ने फौरन सुभद्रा जी को बताया। सुभद्रा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने उसी समय कीर्तन को फ़ोन करके कहा, जिसके बाद कीर्तन ने इतना ही कहा कि संडे को मैं अकेले मिलना चाहता हूँ लड़की से। पहले सुभद्रा जी कीर्तन के नेचर से पहले ही काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ थी। उन्हें पता था कि कीर्तन ऐसा ही कुछ कहेगा। उन्होंने पम्मी जी से महावीर जी का नंबर लिया और डायरेक्ट महावीर जी से ही बात की। बात करने के दौरान सुभद्रा जी ने कीर्तन की बात भी उनके सामने बताई, जिससे सुनकर पहले तो महावीर जी ने इनकार कर दिया, पर फिर सुभद्रा जी के बार बार बोलने पर वह इनकार नहीं कर पाए। फ़ोन रखते समय उन्होंने हाँ कर दी। महावीर जी ने मिलने की बात क्रिया को बताई तो क्रिया ने बस इतना ही कहा, अब ये क्या चोचला है, बेटा मिल लो, अच्छा ही तो है कि तुम्हें पता चलेगा कि लड़का कैसा है। महावीर जी ने उसे समझाया, अगर उसने ऊट पटांग सवाल किया तो मैं पहले ही बता रही हूँ, उठकर वापस आ जाऊँगी मैं घर। भाड़ में जाए फिर रिश्ता, वह बुरा सा मुँह बनाकर बोली। अरे पहले मिल तो ले। ठीक है, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। हे ऊपर वाले, थोड़ी सद्बुद्धि दे इस लड़की को। महावीर जी ने ऊपर की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। ये आजकल के लोगों के अजीब चोंचले हैं। रिश्ते के लिए हाँ बोल दी काफ़ी नहीं है क्या, जो इनको पहले मिलना है मुझसे? कहीं ये तो नहीं देखना चाहते कि फ़ोटो में मैं ही हूँ या कोई और? क्रिया गुस्से में भुनभुनाते हुए बोली और आकर बेड पर बैठ गई। देखते ही देखते संडे का दिन भी आ गया था। सुभद्रा जी ने सुबह ही महावीर जी के फ़ोन पर एड्रेस सेंड कर दिया था जहाँ पर क्रिया को आना था। क्रिया बेटा, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एड्रेस भेज दिया है जहाँ तुम्हें जाना है, महावीर जी ने क्रिया को कहा, जो हॉल में डस्टिंग कर रही थी। क्रिया ने अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को साइड में रखा और महावीर जी के पास आकर बैठती हुई थोड़ा चिढ़कर बोली, पापा अब ये उन लोगों का कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? मिलना ही है तो यहाँ घर आ जाएं, मुझे कहीं कैफ़े में या फिर रेस्टोरेंट में क्यों बुला रहे हैं? सवाल ही तो पूछने हैं। भाई यहाँ भी तो पूछ सकते हैं, या फिर अपनी अमीरी का शो ऑफ करना ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मिल लो, क्या जाता है? जाता तो कुछ नहीं है, पर अब मुझे तैयार होकर जाना पड़ेगा, और आप तो जानते हैं ना मुझे कितना आलस आता है इन सब में। क्रिया रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तो अब ये आलस छोड़ और जल्दी से साफ़ सफाई करके तैयार हो और जा फिर। महावीर जी ने क्रिया के कंधे को थपथपाया। ठीक है, वह बेमन से उठी और वापस से अपने काम में लग गई।
खाना तो उसने पहले ही बना दिया था। फिर साफ़ सफाई करके अपने कमरे में आ गई। नहाकर एक अच्छी सी वाइट ड्रेस पहनी और फिर हल्का सा टचअप करके हो गई तैयार। बालों को उसने चोटी में ही बांधा हुआ था। एक बार खुद को आईने में देख मुस्कुराई और फिर वापस अपना पर्स लेकर बाहर आ गई। महावीर जी ने बहुत सारी हिदायतों के साथ उसे जाने को कहा। आज संडे था और अजय की भी छुट्टी ही थी, इसलिए उसने क्रिया से कहा, मैं छोड़ने चलूं? नहीं भाई, मैं चली जाऊंगी, कहकर क्रिया वहाँ से चली गई। आशा है कि इस बार बात बन जाए, महावीर जी ने धीरे से कहा। होप सो पापा, अजय दरवाज़ा बंद करते हुए बोला और फिर अंदर अर्चना के पास चला गया। करीब 20 मिनट बाद क्रिया कैफ़े पहुंची और वो काउंटर पर आई और इधर उधर देखती हुई बोली, कीर्तन अग्रवाल आ गए क्या? क्या आप क्रिया मैम हैं? जी, क्रिया ने अपनी गर्दन हिलाई। जी, कीर्तन सर आपका काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। बहुत बार पूछ भी चुके हैं आपके बारे में। आप आइए मेरे साथ, कहकर वह रिसेप्शनिस्ट उसे लेकर पीछे की तरफ आ गई, जहाँ पर एक ओपन कैफ़े था। वहाँ पर कीर्तन के अलावा कोई नहीं था, जिसकी पीठ क्रिया के सामने थी। रिसेप्शनिस्ट क्रिया को वहाँ छोड़कर चली गई। क्रिया ने अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाए। आहट महसूस कर कीर्तन ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसे क्रिया उसकी तरफ ही आती हुई दिख सी गई। हाय, हेलो, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। ना ना, इट्स ओके, कीर्तन मुस्कुराकर बोला और अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ ताकि क्रिया के लिए चेयर खींच सके। पर क्रिया तो ठहरी क्रिया खुद से ही बैठ गई। कीर्तन ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उन बाकी लड़कियों के बारे में सोचा जो तब तक नहीं बैठती थीं जब तक कीर्तन उनके लिए चेयर नहीं खींचता था। वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए? ज़्यादा नहीं, बस पिछले 1 घंटे से। 1 घंटे से? आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके, कीर्तन थोड़ा सा हंसकर बोला। क्रिया बस मुस्कुराकर रह गई। क्या लोगी? बन कॉफ़ी एंड ग्रीन सैंडविच। कीर्तन ने वेटर को बुलाया और अपना अपना ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद ही वेटर उनका ऑर्डर टेबल पर रखकर चला गया। कॉफ़ी पीते हुए थोड़ा आपके बारे में जान सकता हूँ? जी, इसीलिए यहाँ आए हैं, क्रिया जबरन मुस्कुराती हुई बोली। आपकी स्टडी से शुरू करते हैं, कीर्तन ने कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहा। मैं बीए तक पढ़ी हूँ, अगर पहले बताया होता तो कॉलेज की डिग्री साथ लेकर आती, क्रिया चिढ़कर बोली। अरे आप तो बुरा मान गई। कॉफ़ी के कप को वापस टेबल पर रखता हुआ कीर्तन बोला। मुझे बुरा नहीं लगता, बस कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। ओह ठीक है, फिर पढ़ाई को छोड़ते हैं। बाकी और कुछ बताइए, आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं। ओके, तो फिर आप ये बताइए कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ? कीर्तन ने काफ़ी दिलचस्पी से पूछा। एज़ फॉर एज आई नो, यू नो अबाउट दिस। आई नो, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कीर्तन ने बड़े आराम से कहा। कि क्रिया खामोशी हो गई। मन ही मन काफ़ी कुछ सुना चुकी थी वो उसे, और न जाने कितने ही अतरंगी नामों से नवाज दिया था, पर मजाल है चेहरे से लगने भी दिया हो। आप बता रही थी? कीर्तन ने जब देखा कि क्रिया कुछ नहीं बोल रही तो वह उसे टोकता हुआ बोला। जी, वह दरअसल क्रिया ने सब कुछ बता दिया, जिसे कीर्तन ने बहुत ही ध्यान से सुना। क्रिया सब बताकर चुप हुई तो कीर्तन ने उससे सवाल किया, जब आपने खुद को इनोसेंट प्रूव कर ही दिया था और आपके हस्बैंड को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो फिर भी आपने डिवोर्स क्यों लिया? मतलब आप वापस जा सकती थी अपने हस्बैंड के पास और एक अच्छी लाइफ जी सकती थी। लाइफ तो मेरी आज भी अच्छी ही है, मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप मेरी बात समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं समझ गई आपकी बात का मतलब, कीर्तन की बात को बीच में ही काटते हुए क्रिया बोली। कीर्तन चुप हो गया। उसे तो इंतज़ार था कि क्रिया क्या बोलेगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं जा सकती थी अपने हस्बैंड के पास, पर नहीं गई, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मुझे आज भी याद है, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकालते हुए एक बात कही थी कि मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में तुम जैसी बदकार और बदचलन लड़की की कोई जगह नहीं है। क्रिया, चली जाओ यहाँ से। उसकी इस लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, मेरे विश्वास को पास पास कर दिया था। खुद को इनोसेंट प्रूव किया मैंने, सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आई। फिर फुल को सज़ा मिली, शायद आज भी जेल में ही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे घर पर।
अगर वापस जाती ना तो थूक कर चाटने वाली बात हो जाती। और मेरे लिए प्यार मोहब्बत से बढ़कर मेरा आत्मसम्मान है, जो उसने किसी के बहकावे में आकर कुचल दिया था। हर रिश्ते की नींव विश्वास से होती है। जब उसे मुझ पर ही विश्वास नहीं था तो क्या करती वापस जाकर, ताकि वो बार बार मेरे विश्वास को तोड़े। क्योंकि जो एक बार हुआ वो दोबारा भी तो हो सकता है। और रिश्ते की डोर में एक बार जो गांठ आती है ना, वो फिर वापस जाकर भी ठीक नहीं हो सकती। हमारे रिश्ते में भी वही गांठ आ गई थी। चाहती ना तब भी हमारा रिश्ता ठीक नहीं हो सकता था और मुझे सर में नहीं मारा जाता। जब उसने मेरे बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं क्यों सोचूं? कीर्तन बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था। वह थोड़ा रुकी और दोबारा बोलना शुरू किया। मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, इसलिए मैं ये सब कर पाई। पर आप समाज की सच्चाई जानते हैं यहाँ क्या होता है। चाहे ससुराल वाले कैसे ही इल्ज़ाम लगा दें, चाहे ससुराल वाले कैसा भी सलूक करें, चाहे ससुराल वाले मारे पीटे, चाहे धक्के मारकर बहू को घर से बाहर फेंक दें, कुछ दिन मायके में रहती है पर फिर रिश्तों की शर्म के मारे उसे वापस ससुराल जाना पड़ता है। और फिर उसके साथ वही सब होता है, पर वो अब तक नहीं करती। क्यों क्यों हमेशा एक औरत को ही रिश्तों के बोझ तले दबा दिया जाता है? क्यों एक औरत को ही हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है? क्यों एक औरत ही हमेशा सबके बारे में सोचे, पहले घर, ससुराल और फिर बच्चे होने के बाद बच्चों के बारे में, कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया गया तो वह बच्चों के साथ कहाँ जाएगी? बेचारी इसी डर से हमेशा अपने मुंह पर ताला लगाए रखती है। अपनी हर इच्छा, अपनी हर ख्वाहिश को अंदर ही घोट कर वह खुद को मार देती है। यह सिर्फ औरत के साथ ही क्यों होता है? क्रिया बिना रुके एक सांस में ही सब बोल गई थी। कीर्तन उसकी बात सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती, अगर वह चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। पर शायद रिश्तों की मझधार में वो ऐसी फंसती है कि फिर ज़िंदगी भर बस फंसकर ही रह जाती है। कीर्तन धीरे से बोला। क्रिया ने अपना सर हिला दिया। आप ठीक कह रहे हैं, और एक औरत को रिश्तों की मझधार में फंसाने वाले उसके अपने ही होते हैं। हाँ, वैसे ही आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। एक लड़की को बस इतना ही होना चाहिए कि कम से कम वह खुद के लिए स्टैंड ले सके, खुद की बात को सबके सामने रख सके, ना कि रिश्तों के तले खुद को दबाती चली जाए। थैंक यू मुझे समझने के लिए, क्रिया धीरे से मुस्कुराकर बोली और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगी। कीर्तन भी खामोशी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने लगा। वैसे आपने मेरे बारे में तो सब जान लिया, लेकिन मैं आपके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती। तो क्या कुछ सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ? अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते ही क्रिया ने कीर्तन की तरफ देखकर कहा। एब्सोल्युटली ओके, तो आप भी कुछ बताइए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपनी बेटी के बारे में। वाइफ से शुरू करता हूँ। उसका नाम झरना था, हम साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे प्यार हो गया, फिर हमने शादी करने का फ़ैसला किया। दोनों के घर वाले खुश थे, और उससे भी ज़्यादा मैं और झरना अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर। पर कभी सोचा नहीं था कि उसके बिना भी ज़िंदगी बितानी पड़ जाएगी। कीर्तन फीका सा मुस्कुराकर बोला। क्या हुआ था उन्हें? क्रिया ने सवाल किया। जब मेरी बेटी हुई उस टाइम ही मैंने बिजनेस को टेक ऑफ किया था। मेरा ज़्यादा फोकस ऑफिस या फिर बिजनेस मीटिंग में ही रहता था। झरना ने मुझे फुल सपोर्ट किया। अगर मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता था ना, तो उसने कभी शिकायत नहीं की। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह धीरे धीरे बहुत बीमार रहने लगी। मैं ऑफिस में बिजी रहता था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे पाया। कीर्तन की आंखें भीग सी गई थीं। उस दिन संडे ही था। सोचा था कि सारा टाइम झरना और अपनी छोटी सी बेटी को दूंगा। सुबह तक तो एकदम ठीक था, पर दोपहर को अचानक ही झरना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके मुंह से खून निकला तो मैं काफ़ी डर गया। फिर उसी टाइम में झरना को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर को उसके बारे में बताया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और फिर कुछ दवाइयाँ देकर हमें घर भेज दिया। एक हफ्ते बाद झरना की रिपोर्ट्स मिली, जिसमें पता चला कि उसे ब्लड कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज। नहीं समझ आया कि अचानक ये क्या हुआ। कुछ दिन से बीमार हुई थी और डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया था। फिर 2 महीने के अंदर ही वह हमें छोड़कर चली गई थी। बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं उसके आखिरी समय में उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बिता पाया। कैसे न कैसे खुद के दिल को और दिमाग को समझा लिया कि शायद झरना की लाइफ इतनी ही थी, पर अपनी उस 2 साल की बेटी को नहीं समझा पाया।
कहकर कीर्तन चुप हो गया। उसने धीरे से अपनी नम आँखों को साफ किया। क्रिया की भी आंखें भीग उठी थी। उसने भी अपने दुपट्टे से अपनी आंखों को साफ किया। बहुत दुख हुआ मुझे जानकर कि आपके साथ ये सब हुआ। वैसे आपकी बेटी का क्या नाम है? आप शायद भूल गईं, पर हम आज से पहले ही मिल चुके हैं और आप मेरी बेटी से भी मिल चुकी हैं, कीर्तन ने धीरे से कहा। तो क्रिया ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।